जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और अमेरिका के MQ-9B ड्रोन्स वाली डील होगी फास्ट ट्रैक। भारतीय रक्षा मंत्री प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर्स का करेंगे उद्घाटन। कल सोमवार को नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के पहले दिन नेवी अपने ट्विन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस को करेगी परफॉर्म। इंडियन आर्मी के लिए मेड इन इंडिया कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड कराने के लिए साब ग्रुप ने भारत में शुरू कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण कार्य। और इंडियन आर्मी ने धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज के दौरान दुश्मन टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए ईगल रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी को किया डेमोन्स्ट्रेट। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने BEML, BEL और मिधानी के साथ एक त्रिपक्षीय MOU को साइन किया है और जिसके तहत हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स के लिए स्वदेशी तौर पर एडवांस्ड फ्यूलिंग और कंट्रोल सिस्टम को विकसित किया जाएगा। और ये MOU आज 4 मार्च को नई दिल्ली में साइन किया गया है। और रक्षा मंत्रालय ने BEML, BEL और मिधानी के साथ मिलकर जो ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव को शुरू किया है, तो इसके तहत एडवांस्ड फ्यूलिंग और कंट्रोल सिस्टम्स को स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन, टेस्ट और मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि इंजन्स के लिए बेहतरीन एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि यहाँ पे जिस तरह के एडवांस फ्यूलिंग और कंट्रोल सिस्टम को विकसित करने की बात की जा रही है, तो वो मुख्य रूप से कॉम्बैट व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन सिस्टम्स के लिए होंगे। और जबकि इन कंपनीज का एक उद्देश्य ये भी है कि कॉम्बैट व्हीकल्स का जो क्षेत्र है, तो उसमें आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए वो इंजन सिस्टम्स के डेवलपमेंट के लिए अपने डोमेन की एक्सपर्टीज को और एक्सटेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें PTI न्यूज़ एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि भारत और अमेरिका की जो 31 MQ-9B ड्रोन्स को खरीदने वाली डील है, तो इस डील के और फास्ट ट्रैक होने की अब उम्मीद है, क्योंकि इस डील में जो एक बड़ी बाधा या बड़ा ऑब्जेक्शन आ सकता था, तो वो अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जिस बड़ी बाधा की बात की जा रही है, तो वो US कांग्रेस की तरफ से आने वाले किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन को लेकर कहा गया। जैसे कि पहले जो रिपोर्ट्स आए थे उनमें बताया गया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डील के अप्रूवल के लिए US कांग्रेस के सामने इसे सबमिट किया था। फिर जिसके बाद US कांग्रेस की तरफ से 30 दिन का समय होता है इस डील पर किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन को उठाने के लिए। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि लॉ मेकर्स की तरफ से जो डील है बिना किसी ऑब्जेक्शन के पास होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। बाकी इस रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में अगर आप केवल ड्रोन की कॉस्ट लगाएंगे तो वो है $1.70 बिलियन और जो बाकी की कॉस्ट है तो वो इसके साथ आने वाली सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की है, जो कि है लगभग $2.29 बिलियन। और US कांग्रेस के फाइनल अप्रूवल के बाद फिर अगला कदम होगा जिसमें US लेटर ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस भारत को भेजेगा। और फिर दोनों देशों के बीच इस डील की प्राइस निगोशिएशन को शुरू करने से पहले भारत US के लेटर के रिस्पॉन्स में US को वापस से इसका कंफर्मेशन देगा। बाकी भारत में आम चुनाव भी बहुत पास है, तो ऐसे में आम चुनाव की घोषणा जो एक आदर्श आचार संहिता लागू करती है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उससे इस डील में कोई अंतिम कानूनी बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आचार संहिता सीधे तौर पर डिफेंस फोर्सेज से संबंधित किसी भी मामले पर लागू नहीं होती है। चाहे वो डिफेंस फोर्सेज के लिए रिक्रूटमेंट करना हो या किसी तरह का इसमें प्रमोशन हो, उनसे संबंधित कोई भी सेवा मामला हो, किसी भी प्रकार की रक्षा खरीद हो या डिफेंस फोर्सेज से संबंधित कोई भी टेंडर्स हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इस तरह के मामलों का रेफरेंस शामिल नहीं किया गया। 5 मार्च 2024 को नेवल बेस कारवार में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 2 प्रमुख पियर्स और 7 रेजिडेंशियल टावर्स हैं, जिसमें नेवल ऑफिसर्स और डिफेंस सिविलियन पर्सनल के लिए 320 घर और 149 सिंगल ऑफिसर्स एकोमोडेशन की फैसिलिटी रहेगी। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ का निर्माण किया गया है, तो ये इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट सी बर्ड के हिस्से के तौर पर है। और इस प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत केवल भारत नहीं बल्कि पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस को बनाया जा रहा है। और यहाँ पे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर इंडियन नेवी की एडवांस सबमरीन्स, तो उन सब के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ बन रही हैं। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि कल 5 मार्च से 2024 के नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पहला एडिशन आयोजित किया जाने वाला है। इस बार की कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित होगी और जिसका पहला फेज समुद्र में आयोजित किया जाएगा। और इसी कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, तो इनके ट्विन कैरियर ऑपरेशंस को भी विटनेस करेंगे। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस रहने वाली है, जिसमें इंडियन नेवी की सभी टॉप ब्रास के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख भी शामिल होंगे। और इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कई सारे महत्वपूर्ण इश्यूज, जैसे कि इंडियन ओशन रीजन में चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री प्रेजेंस, इसके अलावा रेड सी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कई अलग अलग कार्गो वेसल्स को हूती मिलिटेंट्स द्वारा टारगेट किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन को भी इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि अभी हाल ही में भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने चीन की तरफ से पाकिस्तान को जा रहे डुअल यूज आइटम्स वाले कंसाइनमेंट को सीज किया था, तो इससे जुड़ा हुआ एक अपडेट यह है जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि अब इस डुअल यूज कंसाइनमेंट वाले मामले की जांच डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI कर रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ
मुंबई और गोवा के कोस्टल रीजन्स के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज ड्रोन सर्विलियंस सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने की योजना बना रही है और किसी भी पोटेंशियल थ्रेट के खिलाफ कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने के लिए नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ वाले लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि भारत और जापान की आर्मीज़ के बीच आयोजित की गई धर्मा गार्डियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के 5वें एडिशन में इंडियन आर्मी की तरफ से कई अलग अलग तरह की कैपेबिलिटीज़ को डेमोस्ट्रेट किया गया था और जिसमें से एक कैपेबिलिटी थी ईगल रिकॉनेसेंस। और अपनी इस कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट करते समय आर्मी ने अपनी ईगल के ऊपर कैमरा माउंट करके उस ईगल की मदद से टारगेट को आइडेंटिफाई करवाया और फिर जैसे आर्मी की उस ईगल ने टारगेट की लोकेशन को कंफर्म किया, फिर उसके बाद भारत और जापान की आर्मीज के ट्रूप्स ने संयुक्त रूप से मिलकर एक रेड लॉन्च करी और इस डेमोस्ट्रेशन की वीडियो ADGPI इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। और यह डेमोस्ट्रेशन इस बात को भी दर्शाता है कि आर्मी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए किस तरह से अलग अलग इनोवेशंस के साथ भी काम कर रही है, जिसमें ईगल और काइट जैसी वर्ड्स का इस्तेमाल करना शामिल है। और आपको ध्यान होगा कि 2022 में इंडियन आर्मी ने अपनी एक एंटी ड्रोन काइट का भी डेमोस्ट्रेशन दिया था, जिसमें इंडियन आर्मी ने अपनी एक काइट की मदद से दुश्मन ड्रोन को डिस्ट्रॉय करके दिखाया। और यह डेमोस्ट्रेशन हुआ था भारत और US की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के दौरान। आज सोमवार को स्वीडिश फर्म साब ग्रुप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि भारत में जो कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम्स की प्रोडक्शन फैसिलिटी बन रही है, जिसे हरियाणा में बनाया जा रहा है, तो ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये अगले साल से कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी। और आपको पता हो कि साब ग्रुप पहली फॉरेन डिफेंस फर्म है जिसे भारत सरकार से 100% FDI का क्लियरेंस मिला है। बाकी भारत में कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम की प्रोडक्शन फैसिलिटी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम्स की ये पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और भारत में स्थित इस फैसिलिटी में जो कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम्स बनेंगे तो वो न केवल भारत के लिए बल्कि इसके ग्लोबल कस्टमर्स की डिमांड को भी पूरा करेंगे। और साब ग्रुप का साफ कहना है कि वे इंडियन सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनके सिस्टम्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मेक इन इंडिया के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। और वैसे आपको बता दें कि जो कार्ल गुस्ताव सिस्टम्स है वो 1976 से इंडियन आर्मी की सर्विस में है और इंडियन आर्मी की लगभग सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर ट्रूप्स को इस वेपन सिस्टम्स के पहले वाले वर्जन से ऑलरेडी इक्विप किया गया है। और इंडियन आर्मी ने उरी हमले के बाद जो POK में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी आर्मी के प्रमुख हथियारों में से एक था ये कार्ल गुस्ताव। और भारत में जो इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी बन रही है वहाँ पे इस वेपन का लेटेस्ट वेरिएंट जो कि M4 वो बनेगा। और अगर आपको इस कार्ल गुस्ताव वेपन सिस्टम पर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए यस। निकेई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया जो कि एक समय पर स्पेस बिजनेस के मामले में काफ़ी आगे था, लेकिन यूक्रेन के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट के चलते रशिया के सैटेलाइट लॉन्चेस के ऑर्डर्स में 90% तक की गिरावट आई है और जिसने स्पेस सुपर पावर के मामले में US को रशिया से आगे कर दिया। और जबकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अब कुछ और प्लेयर्स जैसे कि भारत और चीन सैटेलाइट लॉन्चेस के मामले में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहे हैं। बाकी इस यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज थी तो वो आमतौर पर अपनी सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए रशिया के स्पेस क्राफ्ट पर निर्भर रहती थी। लेकिन फिर जब से रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो फिर उसके बाद से रशिया के लिए यूरोप की तरफ से ऑर्डर्स में काफ़ी कमी आई और US एस्ट्रोफिजिसिस्ट द्वारा कंपाइल किए गए डेटा के मुताबिक रशिया ने 2021 में ब्रिटेन और बाकी कंट्रीज से 35 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, लेकिन 2022 में ये संख्या घटकर केवल 2 हो गई और जो कि अगले वर्ष बढ़कर केवल 3 ही हो पाई है। जबकि भारत ने 2023 में ओवरसीज क्लाइंट की 46 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है जो कि 2021 की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। और भारत जो सैटेलाइट्स को बेहद ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता है तो यही लो कॉस्ट भारत की एक बड़ी ताकत है। जबकि सैटेलाइट लॉन्च के मामले में चीन के जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं तो उनकी संख्या में कमी आई है और वो संख्या घटकर 10 तक पहुंची है। हालांकि बावजूद इसके चीन एक मेजर स्पेस पावर बना हुआ है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 4 मार्च को नई दिल्ली में भारत और फ्रांस ने न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से संबंधित डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन को डिस्कस करने के लिए बायलैटरल डायलॉग कंडक्ट किया था। और इस दौरान स्पेस सिक्योरिटी, कन्वेंशनल वेपन्स, मिलिट्री डोमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स तो इनको भी डिस्कस किया गया। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर के सोपोर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर वजाहत अहमद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन दीपक शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2001 में लद्दाख में एक स्नो क्लियरिंग ऑपरेशन के दौरान लाइन ऑफ ड्यूटी पर कैप्टन सोमेश श्रीवास्तव ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन राकेश शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे
और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण भारत ने सबसे पहले कौन से वर्ष में किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।